हेलो स्टूडेंट्स। तो एपी हम शुरू कर चुके थे, जनरल टर्म वगैरह और छोटी मोटी बातें कर ली थी। उसी में जो नेक्स्ट हेडिंग है अपना मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तो देखो सीक्वेंस सम क्या होगा, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा ए प्लस 2d। जनरल एपी की बात कर रहे हैं। और इसका nth टर्म क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को उल्टा लिख रहा हूं। तो मान लो अगर मैंने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसको उल्टा लिख दूंगा 3 प्लस 2 प्लस 1, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, सम तो सम ही रहेगा, एस का एस। तो इसी को मैंने घुमा के दोबारा उल्टा लिख दिया, क्या कि a प्लस एन माइनस 1d और चलते 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 लास्ट में a। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं ऐड करता हूं ऐसे तो इसका सम क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। ऐसे मान लो इसका जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस एन माइनस 2d। तो इन दोनों को ऐड करूंगा जब तो क्या आएगा 2a प्लस एन डी माइनस 2d प्लस d, तो एन डी माइनस डी, तो अल्टीमेटली एन माइनस 1d। और ऐसे देखो लास्ट का भी 2a प्लस एन माइनस 1d, तो इधर क्या हो गया 2s। तो ये टर्म बार बार आ रहा है, मतलब हर टर्म का सम। और ऐसे कितने टर्म है n, तो ये कितनी बार आएगा, ऐसे n बार आएगा। दिस विल बी n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d। वहां से 2 नीचे आ गया, s का ये फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap। ठीक है ना, यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है जी, चलो। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, अगर मान लो फाइनाइट सीक्वेंस है n/2, इसको a प्लस n माइनस 1d भी लिख सकते हो। ये क्या लास्ट टर्म है ना l, इसी को दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला क्या हो गया n/2 टाइम्स a प्लस l। अगर सीक्वेंस खत्म हो गया, मान लो लास्ट टर्म पता है आपको, तो सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और सीक्वेंस चलता जा रहा है, बस 50 का 100 का 200 का जितना भी पूछ रहे तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी कर। ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ, प्रूफ के साथ अपन ने देख लिया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ये होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई बेसिक से एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस दे रखा है 31 27, ठीक, और आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो अपन को पता है a क्या है 31, b क्या है 27 माइनस 31 माइनस 4, ठीक, और n कितना पूछा है 20। सम ऑफ 20 मतलब s20 कितना हो गया n/2 20/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपका आ जाएगा यहाँ से। देखो बाहर कितना आ गया 10, अंदर कितना आ गया 62, 20 माइनस से कितना हो गया 19, 19 इंटू 4 माइनस 76, तो कितना बचा ये माइनस 14, माइनस 140 आ गया। ठीक है, और इसी में अगर मैं आपसे पूछता कि मैक्सिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम सम, ठीक है ना, मान लो ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड में मैं पूछता मैक्सिमम पॉसिबल सम, तो आप कुछ सोचो, नंबर्स घट रहे हैं, देखो 31 27 है ना, 4 कम हो गया, फिर 23
फिर 19, इस तरह चलते चलते, तो जब तक पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे तब तक तो उनका सम जुड़ता ही रहेगा। जैसे ही कोई नेगेटिव टर्म आ गया तो सम घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो 31, 27, 23, ये इस तरह चलते चलते, मान लो बीच में 0 आता है या नहीं आता है, वो मैटर नहीं करता, मतलब जब तक पॉजिटिव टर्म्स है तो सम क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब नेगेटिव टर्म्स आने शुरू हो गए तो सम विल डिक्रीज। भाई जैसे यहाँ तक 100 है, फिर -4, -8, इस तरह वो घटना शुरू होगा। करते 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 एक टाइम होगा कि सम जब फिर नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में फिर वैल्यू बढ़ती रहेगी, मतलब ओवरऑल द सम घटता रहेगा। तो मैक्सिमम सम तो यही पॉसिबल है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आता है, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था। तो nth टर्म क्या होगी, a + n - 1d। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 31 प्लस n की जगह क्या, n - 1 d की जगह -4। तो दिस विल बी 31 - 4n + 4। तो ये क्या आ गया भाई, 35 - 4n आ गया। अब इसको अपन ने लेस देन 0 सॉल्व करना है। तो 35/4 से बड़ा हो गया n, तो n क्या हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया। 8 पॉइंट समथिंग मतलब n बराबर 9 जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो अब ये मानो T1, T2 ऐसे T8 तक ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, और T9 से लेके आगे तक ये नेगेटिव टर्म। तो मैक्सिमम सम तो 8 टर्म्स का ही होगा। तो मैक्सिमम सम कितना होगा, 8। तो 8/2 × 2 × 31 प्लस 8 - 7 × d - 4, 62 - 28, 12 में से 8 गए, 4, 5, 34 आ गया। तो 4 × 34, 16, 136, ये आएगा मैक्सिमम सम, ठीक है। उसके बाद 9th टर्म नेगेटिव आएगा, तो देखो इसमें से कुछ सम कम हो जाएगा, इस तरह कम होता रहेगा। और अगर इसी में पूछता कि हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट सम इज मैक्सिमम, तो आंसर क्या आ जाता, ऑब्वियसली 8। आंसर क्या आ जाता आपका, 8 आ जाता। ये 8 टर्म्स का सम जो है आप लोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, ठीक है जी। चलो अब इसमें एक बस ऑल्टरनेट, मतलब एक तरह से एक नोट है ना, ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। नोट 1 कि एपी की जनरल टर्म क्या है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a + nd - d, इसको nd + a - d लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल बोलूं, इन ये क्या है, n में लीनियर है, लीनियर इन n, ठीक है। तो मान लो इफ Tn दे रखा हो आपको np + q, अगर लीनियर ये दे रखा है, इफ जनरल टर्म लीनियर है, तो पक्की बात है सीक्वेंस इज एपी। भाई अगर एपी है तो जनरल टर्म तो लीनियर है ही, पर उल्टा भी सही है कि अगर लीनियर टर्म है, जनरल टर्म n में लीनियर है इक्वेशन, तो पक्की बात है कि वो सीक्वेंस एपी होगा। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ n। n के साथ क्या है, d, तो d जो n के साथ जो लगा होगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ n, ठीक है ना। बहुत काम की बात हमने, इसको कैसे सर जनरलाइज कैसे कर दिया, उल्टा कैसे सही है, प्रूफ कर लो। Tn क्या है, np + q, और Tn - 1 क्या होगा, n - 1 × p + q। तो Tn - 1 करो तो np + q माइनस n - 1p - q, क्यों कट गया, np - np + p, ये कट गया, तो ये क्या आ गया, p कांस्टेंट आ गया।
यही तो हमने सीक्वेंस में पढ़ा है एपी में, ये अगर दो कंसेक्यूटिव मतलब सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो वो क्या होता है एपी, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो उल्टा भी सही है ना। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, जैसे मान लो आपको सीक्वेंस दिया 3 7 3 के बाद 4 11 15 है ना, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका जनरल टर्म लीनियर आएगा n में, और जो n का कोफिशिएंट है वो क्या होगा उसका कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है ना, तो आपको वो a प्लस n माइनस 1d, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो तो लगा लो क्लास वगैरह में बोर्ड वगैरह में करो तो वैसे ही करोगे। कंपटीशन में हल्का सा फास्ट चलने के लिए तो अपन ये समझ जाएंगे इसका डिफरेंस कितना है 4 है, मतलब इसका जो कॉमन टर्म है ना वो 4n प्लस माइनस कुछ आएगा, पक्की बात है, लीनियर आएगा n में और 4n टाइप का आएगा, ठीक है ना। अब उससे तो पहला टर्म कैसे पहचानना है, अब आप सोचो n की जगह 1 रखने पे ये 3 आना चाहिए, तो 4n n की जगह 4 रखोगे 1 रखोगे यहाँ 4 तो आ ही गया। अब 4 में से मैं क्या करूंगा 3 आए तो 4n माइनस में कर दिया, तो देखो 3 आ गया, 2 रखोगे 8 माइनस 1 7 आ गया, 3 रखोगे 12 माइनस 1 11 आ गया, ठीक है। और देख लो जैसे माइनस 2 या मान लो 4 1 माइनस 2 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको माइनस 3 है, तो माइनस 3n टाइप कुछ आएगा, प्लस या माइनस कुछ भी करो, तो n बराबर 1 रखने पे 4 आना चाहिए, तो ये माइनस 3 है तो 1 रखने पे 4 कब आएगा जब 7 आएगा, तो देखो माइनस 3 प्लस 7 4, 2 रखोगे माइनस 6 प्लस 7 1, 3 रखोगे माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, ये आपकी जनरल टर्म है तुरंत में। और उल्टा अगर ये दिया हो तो भी बता दो कि कॉमन एपी का सीक्वेंस है और उसका माइनस 3 कॉमन डिफरेंस है, 1 रख के पहला टर्म निकाल लो, बाकी का आगे माइनस 3 करते रहो तो सीक्वेंस आ जाए। ये बस थोड़ा सा फायदा है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। नोट 2 सम क्या है आपका n by 2 2a plus n minus 1 into d, इसको ओपन करो तो देखो ये आएगा na, उसके बाद इसमें आएगा प्लस na प्लस nd माइनस, इसको ओपन करोगे 2 से 2 कट जाएगा, na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू डी, ठीक है। na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बाई 2, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा na प्लस n स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस n के साथ a माइनस डी बाई 2, है ना, कुछ भी बन गया। आप तो इसको ये मानो कि अगर मान लो मैं इसको p बोलता हूँ और इसको q बोलता हूँ, तो दिस इज en स्क्वायर प्लस qn, क्वाड्रेटिक इन n, और जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस का आधा है, मतलब इसका डबल कर दूं तो वो कॉमन डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो ये बात सर उल्टा भी सही है, भाई ये तो है ही कि सम दिया है तो n में क्वाड्रेटिक आएगा और जो n स्क्वायर कोफिशिएंट p है वो कॉमन डिफरेंस का आधा है। तो जैसे यहाँ पे सही था कि अगर सीक्वेंस है तो जनरल टर्म लीनियर होगा n में, तो उल्टा भी सही था कि लीनियर n में है तो वो पक्का सीक्वेंस AP ही होगा और उसका जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस अगर AP है तो उसका जो सम ऑफ टर्म्स है वो n में क्वाड्रेटिक आता है और n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आता है वो कॉमन डिफरेंस का आधा आता है। तो इसमें भी उल्टा सही है क्या सर, हाँ वो इसमें भी उल्टा सही है ना, मतलब हम क्वाड्रेटिक को देखते ही ये बता सकते हैं अगर जनरल टर्म, अगर किसी सीक्वेंस का सम ऑफ टर्म्स का एक्सप्रेशन n में क्वाड्रेटिक है तो वो AP है। Sum of terms of any sequence is quadratic in n if, तो पक्की बात है वो भी AP है, and coefficient of n square into 2 बराबर कॉमन डिफरेंस आएगा, क्योंकि d बाई 2 बराबर कितना है p, तो d कितना आएगा p इंटू 2 और p क्या कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। तो सम को देख के अगर क्वाड्रेटिक है तो आप देख के बता सकते हो कि ये एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस AP है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो n स्क्वायर कोफिशिएंट का डबल है, ठीक है। इसको भी प्रूव कर सकते हो, सिंपल सी बात है, मान लो Sn क्या है आपका
ये पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन आ गया ना, तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर मान लो, पी एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्यू एन माइनस वन प्लस आर। अब आप घटाओगे इसको, एस एन माइनस वन करोगे क्योंकि वो टी एन के बराबर होता है, तो वो क्या आएगा, पी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, यहाँ से वन आएगा वो माइनस पी, यहाँ से माइनस टू एन आएगा इंटू पी, तो प्लस टू एन पी हो जाएगा, प्लस टू एन पी हो जाएगा घटाएंगे जब, ऐसे क्यू एन हो जाएगा, फिर माइनस क्यू एन प्लस क्यू हो जाएगा, फिर आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या बचा, टू एन पी माइनस प्लस क्यू माइनस पी। तो ये देखो ये लीनियर आ गया एन में, एन में लीनियर आ गया, एन में लीनियर आ गया मतलब पक्की बात है एपी है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एन है वही उसका कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2p। तो यही हमने कहा कि अगर एन में क्वांटिटी के सम, तो डायरेक्ट बोल दो क्वांटिटी के और सीक्वेंस एपी है और उसका जो कोफिशिएंट एन स्क्वायर का उसका डबल है वो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक जस्ट अपने एंट्रेंस पर्पज से अपन लगा सकते हैं, है ना, बोर्ड वगैरह या रिटन एग्जाम में तो अपन वही फॉर्मूला लगा के करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो सीक्वेंस दिया है 4, 10, 16 इस तरह से, 22 चल रही है ना, बस क्वेश्चन है, पूछा क्या आपसे, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स, nth टर्म, how many terms should be taken so that sum exceeds 120। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से ऐसे कर लेते हैं इसको। तो कॉमन डिफरेंस तो देखते ही पता चल रहा है 6 है। अब देखो इस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, n बराबर a प्लस एन माइनस वन डी वाला, और इस पे लगा सकते हो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। लेकिन जो मैंने वो दूसरी ट्रिक बताई है उससे मैं करवा रहा हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आ जाए एप्लीकेशन। जैसे आपने देखा 6 का डिफरेंस है तो 6n समथिंग आएगा, और मैं 1 रखने पे 4 आना चाहिए, तो 6x माइनस 2 आ गया, बस ये जनरल टर्म आ गया, है ना। देखो कितना तुरंत काम हो रहा है। 6 का डिफरेंस है तो 6 n के साथ आएगा, इनमें लीनियर आना, तो बस कांस्टेंट बचा। वो कांस्टेंट क्या है कि n बराबर 1 रखने पे 4 आ जाए, तो 1 रखने पे इसमें 6 माइनस 2 होना चाहिए, तो 4 आ जाएगा, तो माइनस 2 डाल दिया मैंने, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नाउ उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स के लिए, तो सम ऑफ n टर्म आपको पता है क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी n में, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस का आधा होता है, तो कॉमन डिफरेंस का आधा 3n स्क्वायर, तो bn प्लस c। अब ये b और c निकाल ले, तो इसके लिए देखो हालांकि सम के लिए तो ऐसे ज्यादा बेटर यही है ना, इसमें थोड़ा लेंदी ही होगा, क्यों, क्योंकि अब दो कांस्टेंट निकालना तो मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहले तो मैं बोलूंगा s1, n की जगह 1 रखूंगा, तो वो क्या आएगा 3 प्लस b प्लस c, और s1 की t1 है तो वो 4 आ जाएगा, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर मैं बोलूंगा s2, तो s2 मतलब 2 का सम, मतलब 4 प्लस 10, कितना हो गया 14, और वो इसमें कैसे आएगा, n की जगह 2 रखने पे, तो 4 और 3 12 प्लस 2b,
प्लस सी, 4 12 2, तो 2b प्लस सी कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें इसको घटाओगे तो b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया तो c बराबर 0 आ गया। एस एन क्या आ गया, 3n स्क्वायर प्लस l आ गया। ठीक है ना, तो इट्स बेटर कि आप सीधे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सर इसका तो जनरल टर्म निकालने में तुरंत काम होता है ना, इसलिए अपन ने ऐसे कर दिया। हालांकि a प्लस एन माइनस 1d लगाने पे भी कोई महीने नहीं बीतेंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे, ये देखते ही हो जाएगा। बस इतना फर्क है, कोई खास बात नहीं है। नहीं समझ में आए आप छोड़ दें। ठीक है, बोर्ड वगैरह में तो वैसे ही करना फॉर्मूला है। ठीक है जी। नाउ हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट सम एक्सीड्स, मतलब कितने टर्म्स लें हम कि जो सम है वो 120 को क्रॉस कर दे, एक्सीड्स मतलब उससे ज्यादा हो जाए। तो n का फॉर्मूला लगा दो, वही ये वाला आई गया अपने पास ऐसे, 3n स्क्वायर, अगर नहीं भी ये होता तो आप निकाल लेते, वो यही आता, शुड बी ग्रेटर देन 120, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120। अब फैक्टराइज करना है, ये सीधी तरह से निकाल लो, ये कितना हो गया, 360 हो गया, है ना। तो देखो इस फैक्टर सीधा सीधा नहीं हो रही तो सीधी तरह से निकाल लेंगे। तो देखो दो चीजें हैं, या तो ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी 0 कर लो, ठीक है ना, मतलब या इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते थे कि Sn बराबर 120 कब होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको चेक कर लो। तो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120 0 सॉल्व करके देखा तो n बराबर -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 12 इंटू 120 पॉइंट 6 -1 प्लस माइनस 1441 आ गया है ना। 1441 तो परफेक्ट रूट नहीं होता है, 38 का रूट कितना होता है, 8 64 6 8 24 6 30 3 8 24 2 9 11 4 4 4 1444 होता है। 38 से थोड़ा सा छोटा होगा ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 37.9 के आसपास बोल सकते हो। तो एक आएगा -38.9, इसका कोई मतलब नहीं, एन नेगेटिव नहीं होता, और एक 37.9 प्लस का लोगे तो माइनस का मतलब प्लस का 36.9 अपॉन 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, मतलब सम 120 हो रहा है 6 पॉइंट समथिंग पे, एन 6 पॉइंट समथिंग पे। तो अगर एन 6 है तो सम 120 से छोटा है, और एन अगर 6 से ज्यादा है तो सम 120 से बड़ा है। इट मींस एन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये आंसर है ना। तो इस तरह से इन चीजों को डील करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -297 -294, इस तरह का एक सीक्वेंस दिया है। तो आपसे पूछा वैल्यू ऑफ n सो दैट Sn इज लीस्ट, लीस्ट पार्ट 1, और फाइंड लीस्ट Sn। Which term is first non-negative term? Which term is first positive term? ठीक, चलो तो इसमें अगेन कॉमन डिफरेंस कितना देखो, -294 में से माइनस प्लस का 3 है, 3 जुड़ रहा है ना, तो प्लस का 3 है तो 3n टाइप आएगा जनरल टर्म, और n बराबर हम रखने में -297 आना चाहिए, तो -300 आ गया, ये है इसकी जनरल टर्म आई है ना। अब आप सोचो, देखो ये नेगेटिव 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 करते करते सपोज बीच में 0 आता है या नहीं आता, उसके बाद पॉजिटिव 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 आएगा, तो ये लीस्ट सम आएगा। तो अल्टीमेटली हमें तो ये देखना है कि ये 0 कब होगा, तो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो या बराबर 0 सॉल्व कर लो। तो जैसे मैंने कहा 3n माइनस 300 बराबर 0 कब होगा, या ग्रेटर देन 0 कब होगा, एक ही बात है, तो बराबर 0 देख लिया मैंने, तो n बराबर 100, मतलब 100th टर्म क्या होगी, 0 होगी इसकी, मतलब इस सीक्वेंस में 0 आएगा। ये 0 आ रहा है ना, जो 0 वो आ रहा है 100th टर्म पे, तो ये कितने टर्म हो गए, 99 टर्म हो गए, और यहां से 101 टर्म शुरू होगा। तो देखो 100 टर्म 0 आएगा, तो विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्या होता है, जो नेगेटिव ना हो, तो 100 यहां से पहले तो 90 -3 होगा, यहाँ 0 होगा, फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म क्या है
T100 और फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या है, ये वाली, जीरो पॉजिटिव नहीं होता तो T101 पोजीशन बता दी मैंने, और इसका आंसर क्या हो गया 0 और इसका आंसर क्या हो गया +3, 3 जुड़ जाएगा उसमें, चाहे तो उसमें रख के रख लो 101, 303 माइनस 300, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड लीस्ट एन, लीस्ट एसएन ये होगा और वैल्यू ऑफ एन सो दैट एसएन इज लीस्ट, कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेगी, सम लीस्ट आए तो देखो 99 लो या 100 लो एक ही बात है, क्योंकि जीरो जुड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर दोनों ही आएगा 99 और 100। अब एसएन लीस्ट क्या है, बस 99 का सम बता दो, एस 99 कर लो या एस 100 कर लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो n/2 100/2 इंटू 2 इंटू माइनस ए प्लस, या फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो ना सीधे, लास्ट टर्म क्या है 100 जीरो है और वो क्या है -297, तो -297 प्लस 0 बस सीधे आंसर आ गया 50 इंटू -297 जो भी आ गया, दैट वुड बी द लीस्ट टर्म सम। ठीक है जी, तो ठीक है, आई होप इस सब की छोटी छोटी बातें क्लियर होगी। फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म क्या है, फर्स्ट जीरो टर्म क्या है, आप तो बराबर जीरो कर दो, अगर वो वैल्यू इंटीजर आ गई मतलब वही वाला टर्म है, अगर वो नहीं है पॉइंट में आ गई मान लो 100.2 आ जाती, मतलब 100.2 पे जीरो आएगा, मतलब जीरो तो इसमें आएगा ही नहीं, तो 100वीं टर्म तो पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाती और 101वीं टर्म क्या हो जाती पॉजिटिव हो जाती है ना। और सम लीस्ट मैक्सिमम इस तरह की चीजें सब में हमने देख ली कि सम फलाने से ज्यादा हो जाए तो पिछले में जैसे बराबर 120 करके देख लिया, या ग्रेटर देन 120 सोल्व कर लेते, वो एक ही बात है। और 120 मान लो आया n 75 पे, तो 75 का हो गया, 75.6 आ गया मान लो 75, तो 6 तो होगा नहीं, मतलब 75 पे 120 से छोटा है और 76 पे 120 से बड़ा हो जाएगा। इस तरह की चीजें, मान लो इसी में बोल दो कि सम 15 हो जाए तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स लेने चाहिए, ठीक है ना, तो उससे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस करते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट p terms of AP is Q and sum of first Q terms of AP is P, then find sum of first P plus Q terms, P is not is equals to Q, है ना, P plus Q terms का सम बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, सीक्वेंस मान लो, पहले मान लो A मान लिया और A plus D मान लिया, ठीक है, मतलब A फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स वो कितना होगा n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, और वो किसके बराबर दे रखे, Q के बराबर। ऐसी सम ऑफ Q टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू D, वो कितना दे रखे P। ये आपको गिवन है दो चीजें, है ना, और आपसे पूछा क्या है ना, वो पूछा है सम ऑफ P प्लस Q दैट वुड बी इक्वल्स टू P प्लस Q बाय 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D, ठीक है। चलो अब देखो थ्योरेटिकली तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, कौन कौन, A और D, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, A निकाल लो D निकाल लो PQ की टर्म्स में, और वो उठा के इसमें वहां से आपका आंसर आ जाएगा। थ्योरेटिकल लॉजिक तो यही है, बट कभी कभी इजीली आ भी जाती हैं वैल्यूज, कभी कभी इजीली नहीं भी आती हैं, तो हमें कई बार मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है। मतलब मैं तो एक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो पॉसिबल है सॉल्व होना आराम से, कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल A D निकालो यहाँ भटक दो, बट जरूरी थोड़ी हम A अलग से निकाले D अलग से निकाले, हो सकता है ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए, या हो सकता है कुछ और सिंप्लीफाइड होके आ जाए, है ना। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, है ना, इसको बोला 1 इसको बोला 2, उसका रीजन क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 - 2 कर दिया मान लो मैंने, तो देखो ये 2 कट गया, ये PA, ये 2 कट गया, ये QA, इसमें से जब ये घटेगा तो क्या आएगा P - Q इंटू A प्लस ये P इंटू P - 1 D/2, ये Q इंटू Q - 1 D/2, तो जब इसमें से ये घटेगा तो D/2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा
P इंटू P माइनस वन माइनस Q इंटू Q माइनस वन, और इधर से देखो Q माइनस P, है ना। अभी देखो 2 मिनट, तो ये क्या लिखा है, P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P माइनस Q, ये माइनस P माइनस माइनस प्लस Q, इधर से क्या आ गया P माइनस Q इंटू P प्लस Q माइनस वन P माइनस Q, दोनों में अगर आप P माइनस Q कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है P प्लस Q माइनस वन, और ये बाहर क्या है D/2, ये सब एज इट इज आ रहा था तब तक। इधर क्या आएगा P माइनस Q इंटू A प्लस, और इधर क्या आएगा माइनस बाहर ले लिया P माइनस Q। अब देखो पूरे में से P माइनस Q कट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है P बराबर Q नहीं है, तो P बराबर Q नहीं है तो अब इसको P माइनस Q जीरो नहीं है तो अब इससे डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, ये उड़ा दिया मैंने। तो देखो यहाँ से क्या आ गया A प्लस D टाइम्स P प्लस Q माइनस वन बाई टू बराबर कितना आ गया माइनस वन, एलसीएम लोगे तो क्या आ गया 2A प्लस D टाइम्स P प्लस Q माइनस वन की वैल्यू माइनस दो आ गई। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू याद आ गई, 2A प्लस D टाइम P प्लस Q माइनस वन माइनस दो, आंसर क्या आ गया P प्लस Q बाई टू माइनस दो, आंसर इज माइनस ऑफ P प्लस, ठीक है ना। तो ये मैनिपुलेशन कर दी हमने, मतलब हमने ये नहीं सोचा कि दोनों से AD निकाला, करने को वैसे भी कर सकते थे, दैट इज नॉट अ बिग डील, एक का कोफिशिएंट बना के घटा के D और A निकाल के डालते, लेकिन हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली, दोनों को घटा के P माइनस Q फैक्टर कट गया, तो इट्स प्रीटी इजी, है ना। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे पोस्ट करके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If sum of first P terms of AP is equals to sum of first Q terms of AP, है ना, सेम AP, उसी AP की बात कर रहे हैं, देन फाइंड एस P प्लस Q, है ना, मतलब P प्लस Q टर्म्स का सम बता रहा हूं, ठीक है। कहने का भावार्थ ये है कि शुरू के P टर्म्स का सम और शुरू के ही Q टर्म्स का सम, है ना, उसके अगले नहीं बोला ये। देन आपसे पूछा है यहां से लेके यहां तक P प्लस Q टर्म्स के सम क्या होगा, ठीक है ना। अब आप सोचो, आपको दिया गया A मान लिया आपने, D मान लिया आपने, ये दो चीजें हमने मान ली, तो सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ Q टर्म्स, P बाई टू 2A प्लस P माइनस वन D इज इक्वल्स टू Q बाई टू 2A प्लस Q माइनस वन D, ये आपको गिवन है। पूछा क्या आपसे, सम ऑफ P प्लस Q, तो P प्लस Q बाई टू टर्म्स ट्वाइस ऑफ A प्लस P प्लस Q माइनस वन इंटू D। अब देखो, अब पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया था, थियोरेटिकली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A D निकालो, उठा के यहां डाल दो, वैसा काम यहां नहीं है। यहां आपके पास एक ही इक्वेशन है, तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि आप सोचो कि एक इक्वेशन से आप A निकाल लो, D निकाल लो। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकलते, है ना। एक एक्सट्रीम केसेस में, जैसे मान लो मैंने आपको बता रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो और वो रियल है तो x y दोनों आ जाते हैं, अदरवाइज इन जनरल नहीं आता। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकलेंगे, तो आप इस बात पे तो दिमाग ही मत खर्च करो कि A निकाल लो, D निकाल लो और इसमें रख दो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में फिर भी पूछा है, मतलब कुछ मैनिपुलेशन ऐसी होगी कि ये पूरे वेरिएबल वाले पार्ट की वैल्यू उठ के आ जाएगी आपके सामने, और आप इसको रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो क्या करें, ऐसा कुछ इधर उधर ले जाए कहानी को, दो से दो उड़ा दें। तो देखो 2PA, ये 2QA इधर लिया है, माइनस 2QA, ये उधर चला गया, तो Q इंटू Q माइनस 1D माइनस P इंटू P माइनस 1D, और
ऑब्वियसली क्वेश्चन में p बराबर q नहीं है, वरना तो फिर क्वेश्चन की कोई मतलब ही नहीं रखी है, p बराबर एस क्यू है ना। तो यहाँ से देखो a कॉमन आ गया, 2a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा p माइनस क्यू, और इधर देखो d कॉमन आ गया, अंदर देखो q स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। इन दोनों को देखोगे तो q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और इधर देखोगे प्लस p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, इसको भी माइनस बाहर लेके p माइनस क्यू लिख लिया, ताकि दोनों में p माइनस क्यू बाहर आ जाए। दोनों में जब p माइनस क्यू बाहर लोगे तो अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस p प्लस क्यू, और इधर से d बराबर 2a इंटू पी माइनस क्यू। क्योंकि p क्यू के बराबर नहीं है तो आप इसको उड़ा सकते हो। तो देखो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a माइनस, इसको इधर ले d 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये माइनस को अंदर भेज दिया, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, मतलब इसकी और इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सही है। ठीक है, तो इसमें तो अलग अलग एक इक्वेशन सॉल्व होना ही नहीं था ए और डी का, तो एक इक्वेशन से इसी तरह की कोई मैनिपुलेशन होनी थी। चलो ठीक, चलते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी पता है आपको 5 है, लास्ट टर्म दे रखा है 45 है, सम ऑफ टर्म दे रखा है 400 है। तो आपसे पूछे एन और डी बता दो। ठीक है, तो क्वाइट इजी, तो फॉर्मूले लगने। तो मान लो 5 है इधर और लास्ट में 45 है। ठीक है, सम क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, तो n/2 इंटू 5 प्लस 45, और सम कितना दे रखा है 400। तो ये कितना हो गया 800 बराबर n इंटू 50, 50 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 16 टर्म्स आ गए। अब d निकालना है, तो लास्ट टर्म l बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो 45 बराबर 5 प्लस 15 इंटू डी, तो d कितना आ गया 40/15, 8/3। ठीक है ना। तो फॉर्मूले वाले बाजी वाले ही क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है शुरू में। चलो आगे चलते हैं। For an AP, mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, then prove that sum of mn terms is half of mn plus 1 given m is not equals to n। ठीक है, ये पूछा आपसे, भाई आपको दे रखा है mth टर्म ये है, nth टर्म ये है, और सम ऑफ mn टर्म्स ये है, प्रूव करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगेन a प्लस d, और ये सब टर्म हमने मान लिया। तो mth टर्म मतलब tm, mth टर्म, और वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है 1 बाई n के। ऐसी nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है 1 बाई n। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ से सॉल्व करना इजी है, तो घटा दो सीधे, ये उड़ गया।
तो ये क्या बच गया m माइनस एन इंटू डी और 1/n माइनस 1/m। एलसीएम लिया m माइनस एन अपॉन एम एन और क्वेश्चन में दे रखा है m और n बराबर नहीं है तो m माइनस एन से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से d कितना आ गया 1/mn आ गया। तो देखो d 1/mn आ गया तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो a कितना आ गया a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1/n। तो यहाँ से a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। ये इससे उड़ गया तो a बराबर कितना आ गया 1/mn। a बराबर कितना आ गया 1/mn, बस a आ गया d आ गया। तो अब आपको क्या पूछा है सम ऑफ mn टर्म्स है ना, तो वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2 इंटू a की जगह 1/mn प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना mn माइनस 1 इंटू d कितना 1/mn। इसको सॉल्व कर लो तो देखो mn/2 अंदर क्या होगा 2/mn प्लस mn/mn 1 माइनस 1/mn 2/mn माइनस 1/mn। इसको सम करोगे तो ये 1/mn बच जाएगा। एलसीएम लोगे तो देखो नीचे mn कट जाएगा ऊपर बचेगा mn प्लस 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो ये प्रूव करना था आपको कि आपका mn टर्म्स का सम ये था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ n terms of 2 APs are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their 11th term। देखो स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पे है ना, पहली बार में ऐसे होता नहीं। देखो ध्यान से, दो एपी है ना, एक एपी है A1 प्लस D1 इस तरह और दूसरी एपी है A2 प्लस D2 इस तरह। सम ऑफ n टर्म्स, दोनों की n टर्म्स का सम करा है। इसका भी Sn करा है, Sn1 मतलब Sn1 नहीं है, हाँ Sn ऑफ फर्स्ट एपी, ऐसी Sn ऑफ AP2, ठीक है, सेम ही टर्म्स का सम करा है। तो देखो Sn1 क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 D1 और Sn ऑफ 2 क्या होगा उसका फर्स्ट टर्म प्लस n/2 टाइम्स है ना, n/2 टाइम्स इंटू 2a प्लस n माइनस 1 D1। ऐसे इसका क्या हो गया n/2 टाइम्स 2a2 प्लस n माइनस 1 D2 और दे रखा है आपको Sn1 अपॉन Sn2 का रेशियो दे रखा है, दैट इज हमारे हिसाब से देखो n/2 कट जाएगा तो ये बचेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 D2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये गिवन है, पूछा क्या आपसे 11th टर्म का रेशियो। 11th टर्म का रेशियो क्या हो गया A1 प्लस 11 माइनस 1 D1 Tn1
फर्स्ट की और दूसरे की टर्म a2 प्लस, अब 11 की अगर मैं जनरल बात करना चाहूँ n1 माइनस वन और n2 माइनस वन d1 सॉरी n1 माइनस है ना, nth टर्म की बात करना चाहूँ तो a प्लस n माइनस वन d1 a2 प्लस n माइनस वन d1, तो इनका रेशो क्या होगा भाई, सम का रेशो दिया है तो जनरल टर्म का रेशो क्या होगा अगर हम बात करें तो ये होगा, ठीक है ना। अब देखो आपको ये गिवन है और ये आपको बनाना है। अब एक इक्वेशन से a1 d1 a2 d2 चारों निकल के आप सोचो उठा के यहाँ डाल दो तो दिस इज नॉट पॉसिबल है ना, तो इसको मैनिपुलेशन से करना है। तो अब ध्यान से देखो, तो इसको वैसा बनाने के लिए क्या फर्क है, 2a1 नहीं है वहां a1 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो a1 प्लस n माइनस वन बाई टू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस वन बाई टू, ये दे रखा है आपको। अब देखो आपको ये पता है और ये बनाना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है n माइनस वन बाई टू को n माइनस वन बनाना पड़ेगा, है ना। अब आपको ऐसा लगेगा अरे n माइनस वन बाई टू को n, मतलब इस n और इस n को अलग ट्रीट करो। जैसे अभी मैं पर्टिकुलर इस 11th टर्म की बात करूं, 11th टर्म की बात करूं तो 11 माइनस वन मतलब 10 d1 अपॉन 10 d2 वाली बात आ गई, a1 प्लस a2 प्लस, तो मुझे इस चीज को क्या रखना है, 10 रखना है, तो n माइनस वन बाई टू को मैं क्या रख दूं 10, n माइनस वन बाई टू को क्या रख दूं 10, तो n की जगह क्या रख दूं 20 प्लस वन, तो n की जगह क्या रख दूं 21 रख दूं, तो 21 रखूंगा तो 21 माइनस 1 20 बटा 2, तो a प्लस 10d a प्लस 10d 10 से टर्म का रेशो आ गया 11 टर्म का। तो ऐसी nth टर्म का रेशो करना हो तो मैंने क्या कहा कि n माइनस वन बाई टू को मुझे क्या बनाना है, n माइनस वन बनाना है, n माइनस वन, तो मैं n की जगह क्या रखूं, n माइनस वन की जगह ये 2n माइनस टू और ये वन उधर गया, तो n की जगह क्या रख दो आप 2n माइनस वन रख दो, इसमें n की जगह 2n माइनस वन रखो तो वो आ जाएगा, कैसे, n की जगह 2n माइनस रखोगे तो 2n माइनस टू अपॉन टू, तो क्या बन गया a1 प्लस n माइनस वन d1 और a2 प्लस n माइनस वन d2, तो n टर्म का रेशो ही तो हो गया ये, तो n की जगह क्या रखा है 2n माइनस वन, तो 7 इंटू 2n माइनस वन प्लस वन और 4 7 और n की जगह 2n माइनस वन प्लस 27, तो ये बन गया 14n माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 और नीचे क्या बन गया 4 दूनी 8n माइनस 4 प्लस 27 23। ये आपका अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज का रेशो ये है तो उनके nth टर्म के रेशोस का जो आएगा रेशो वही है nth टर्म का, ठीक है। अब इसमें आपको पर्टिकुलरली 11th टर्म चाहिए था, मैंने पहले जनरल करके बता दिया। अब देखो 11 चाहिए मतलब यहाँ 11 रखना है, मतलब आपको a1 प्लस 10 d1 अपॉन a2 प्लस 10 d2 चाहिए, तो n की जगह क्या रखा 11, तो इसमें n की जगह 11 रख दो, तो 14 इंटू 11 माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस 23, तो 14 एकम 14 4 14 15 154 माइनस 6 148 और 11 8 88 2 3 8 3 11 8 2 10 111, ठीक है। ये कट रहा है क्या, ये 37 से कट रहा है, ये 37 इंटू 4 है और ये 37 इंटू 3 है, तो 37 कट रहा है, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या सिखाया हमने यहाँ कि दो डिफरेंट एपीज हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म एन का अगर रेशो दिया है वहां से नंबर nth टर्म का रेशो निकालना हो तो n की जगह 2n माइनस वन रख दिया, nth टर्म का रेशो आ गया। पर्टिकुलरली 10th का निकालना 11th का निकालना था तो बाद में n की जगह 11 रख दिया, ठीक है। चलिए ओके, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।